I hope you are good. You are doing well. Abid Hussain Khokhar, डायरेक्टर CSS ओडीसी। मियां शफीक साहब के कहने पर एक मरतबा फिर से CSS क्लब में जो है वो ऑनलाइन वीडियो। आज जो मेरा टॉपिक है वो CSS ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के हवाले से, CSS के लिए आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और पर्टिकुलरली आपका जो 19 में है CSS उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे चूंकि 3 पार्ट्स हैं टॉप के, उसमें जो सबसे अहम चीज है वो है ऑप्शनल्स की सिलेक्शन। दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर विलिंग टू अपीयर इन CSS 2020 और ऑनवर्ड्स। फिर से सुन लें कि 2020 या उसके बाद अपीयर होने वाले लोग जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ जो है तो उसको ध्यान से सुनेंगे। CSS के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ये पर्टिकुलरली ट्रेंड्स इनके चेंज होते रहते हैं, तो ट्रेंड्स के हवाले से नए सिलेबस के मुताबिक हमारे पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। इस वजह से जो मार्केट में ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं या ऑप्ट कर रहे हैं उसमें हमारे 2 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस। फिर उसके बाद हिस्ट्री का जो पोर्शन है हम लोग उसमें से जो है वो एक सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स यूएस हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप आता है वो है जनरल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंसेस का। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। फिर हमारे पास लॉ का एक जो है वो ग्रुप आता है जिसमें ज्यादातर लोग इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनोलॉजी इन सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं। और 600 का जो है जो हमारे पास वो हम लोग देखते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज को और करना भी चाहिए। अब इसमें सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या ऐड करना चाह रहा हूँ वो आपके मेजर सब्जेक्ट जो कि 200 मार्क्स का है, पॉलिटिकल साइंस या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के लिए जो है वो रिकमेंड भी करूंगा मैं आपको कि अगर आप लोग मिलेंगे CSS की प्रिपरेशन के लिए तो आप लोग वो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जो है एग्जाम में। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पाकिस्तान अफेयर्स हो, आपका करंट अफेयर्स हो या फिर आपका इंग्लिश ऐसे हो, उसके लिए बहुत ज्यादा जो है हो सकता है इज द बेस्ट चॉइस, उसको आप लोग कर। दूसरा इसके साथ है पॉलिटिकल साइंस भी एक अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन लेंथ ही बहुत ज्यादा है। उसमें उसके जो है वो 2 पेपर, पहले पेपर के 2 पार्ट्स, उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट, फिर उसके बाद उसका दूसरा पोर्शन जो है वो आपका कॉमन आपके हम लोग कहते हैं जो कंसेप्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उस पे आपका वो पोर्शन है। तो ये मिला के जो पहला आपका आता है पार्ट उसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कोई हम कह सकते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चंस हैं एज कंपेयर टू IR। उसके पहले पार्ट में इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, थ्योरीज हैं, इधर भी फिलोसफर्स हैं। सो इंटरनेशनल रिलेशंस इज द बेस्ट चॉइस, आप उसको जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट आता है वो पार्ट है हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में ज्यादातर लोग के जी IR है तो इसके साथ US हिस्ट्री को या यूरोपियन हिस्ट्री जो है उसको हमें ऑप्ट करना चाहिए, लेकिन मैं इसमें इन दोनों हिस्ट्रीज की बजाय आप लोगों को इंडो-पाक हिस्ट्री जो है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। उसकी एक बड़ी रीजन ये है कि इंडो-पाक हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट अबाउट विच वी नो, हम उसके बारे में जानते हैं, हमें पता है, ज्यादा ना भी हो तो हम 10 से 20% ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 1 पेपर की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है। सो इस वजह से अगर आप उसको प्रिपेयर करते हैं
तो आपके इंडो पाक हिस्ट्री में 20 जो MCQs हैं वो इजिली उसमें तैयार हो जाते हैं। US हिस्ट्री की निस्बत या यूरोपियन हिस्ट्री की निस्बत हमें उसमें इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। सो बेहतर है इंडो पाक हिस्ट्री की तरफ जाया जाए। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो लॉ का है। लॉ में इंटरनेशनल लॉ की अगर हम लोग बात करें, हम लोग मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, या फिर हम लोग क्रिमिनोलॉजी की बात करें, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनकी तरफ हमारे स्टूडेंट्स का टिल्ट होता है। तो उसमें अगर हम लोग बात करें मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की, इस सब्जेक्ट ने CSS 2018 में स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छे मार्क्स दिए हैं, तो इसकी तरफ जाया जा सकता है। छोटा सा एक आपका जो है वो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक छोटा आपका सिलेबस के साथ मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चंस हैं जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप जो है वो इसकी तरफ नहीं जाना चाहते तो फिर आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप लोग क्रिमिनोलॉजी की तरफ जाएं। वो भी एक छोटा सब्जेक्ट है और फिर उसके साथ साथ इजी टू प्रिपेयर है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंसेज। ये एक ऐसा ग्रुप है कि ये दोनों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इन्होंने कोई जैसे प्रीवियस 2 इयर्स में ये कर रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दे रहे थे, आप उनको जो है वो बहुत सारे लोग ऑप्ट कर रहे थे। 2018 में इन दोनों सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट है वो कोई एनकरेजिंग नहीं रहा। तो इस वजह से आप एनवायरमेंटल साइंसेज या जनरल स्टडीज इनमें से अगर आप कोई ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम लोग इसे आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। और फिर लास्ट आपका ग्रुप आता है लैंग्वेजेस का, जिसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ नहीं जाना चाहते, आप जो है वो उसमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, इनको है आप जो है वो छोड़ दें, तो फिर आप जो है वो बाकायदा तौर पर जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। PMS में भी आपको हेल्पफुल होगा और PCS में भी आपको हेल्पफुल होगा और उसके साथ साथ CSS में भी। इस दफ़ा ज्योग्राफी के भी जो मार्क्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहे हैं। ये उस वक्त है जब आप रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है जी। ऑप्शनल्स के हवाले से, ऑप्शनल्स में चेंजिंग जो ट्रेंड्स हैं उनको अगर हम लोग उनकी बात करें तो उस हवाले से ये एक आपके पास जो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें, 200 मार्क्स, इंडो पाक हिस्ट्री 100 मार्क्स, और फिर उसके बाद आपका क्रिमिनोलॉजी आ जाता है लॉ के पोर्शन में से, या इसकी जगह पे मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस भी ले सकते हैं। इसके साथ रीजनल लैंग्वेज आपकी हो जाएगी। रीजनल लैंग्वेज नहीं लेनी आपने तो उसके लिए आप जो है वो ज्योग्राफी जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें 600 जो हमारा सब्जेक्ट छठा है, तो वो जेंडर स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंसेज की बजाय इस दफा जो एनकरेजिंग रिजल्ट था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था। तो आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट करके अच्छा जो है वो स्कोर बना सकते हैं। इस हवाले से ऑप्शनल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये अब आपके पास इतनी वास्ट जो है वो ऑप्शन नहीं है कि आप जो है वो ज्यादातर उसमें से जो है वो सिलेक्ट करते जाएं और जो है वो आप अपने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जो मल्टीपल जो है वो सब्जेक्ट्स इसमें आप तैयार करें। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के हवाले से कि हमारी जो है वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हमने CSS की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जी उमर मलिक साहब, आपका मैसेज मैंने देख लिया है। क्या क्या इतना टाइम है कि हम लोग अपकमिंग CSS एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें? इस पर मैं कमेंट करता हूँ, मैंने नोट कर लिया है। खैर, स्ट्रेटजी फॉर 2020 के लिए जो है वो आपकी प्लानिंग या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए CSS की प्रिपरेशन के हवाले से? CSS के हवाले से एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है स्टूडेंट्स में कि ये एक इंतहाई डिफिकल्ट एग्जाम है जिसको पास करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है। आपका CSS जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी तीन चीजें मिलकर आपका CSS जो है वो इजी बना देती है। पहली चीज क्या है? सबसे पहले आपके पैशन होना चाहिए। पैशन कि आपको कोई मजबूरी नहीं है CSS करने की, आप खुद से CSS करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास पैशन है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो बाकायदा तौर पर इसके लिए अपना दिन रात मेहनत करेंगे और इस अपने एम या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की जो है वो कोशिश करेंगे।
उसके बाद जो है वो दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो आपका डिटर्मिनेशन है। पैशन होगा तो डेफिनेटली डिटर्मिनेशन भी होगा। डिटर्मिनेशन होगा तो आप लोग हार्ड वर्क करेंगे, आप लोग मेहनत करेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स भी जो है वो आपके सामने आएंगे। और तीसरी चीज इसमें आती है आपका हार्ड वर्क। CSS इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, रिमेंबर इट, इसको याद रखें। ये आपसे मुख्तलिफ चीजें डिमांड करता है, मतलब ये आपसे सेक्रीफाइसेस मांगता है। सबसे पहली जो चीज ये आपसे मांगता है वो आपकी लिबर्टी, आपको अपनी लिबर्टी जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज आपसे ये मांगता है वो आपका जो है वो, हम ये कह सकते हैं आपकी डिजायर्स, आपकी विशेज, कि आप जो है वो अपने डिजायर्स उनको साइड पर रखकर जो है वो आप CSS की प्रिपरेशन करें। और तीसरी जो चीज आपसे मांगता है वो ये है कि आप इस पे अपना जितना भी टाइम है वो इस पे आप इन्वेस्ट करें। सो ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर CSS करना है तो पैशन के साथ करना है, किसी मजबूरी के साथ आपका जो है वो CSS नहीं हो सकता। सो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको इसे कैसे लेकर चलना चाहिए CSS को? इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम। पहली बात तो ये है कि आपने जो काम भी करना है वो आपने पूरे प्रॉपर टाइम के साथ जो है वो आपने करना है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैं आपको इसमें सबसे पहली जो चीज रिकमेंड करूंगा वो है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को थारोली जो है वो स्टडी करें। आप किसी भी शॉर्टकट के पीछे ना आए। जो लोग CSS में शॉर्टकट्स की तलाश करते हैं उनके लिए CSS जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से थारो स्टडी करें, और इंग्लिश जो है उसको अपना डे टू डे जो है वो रूटीन अपनी बना लें। ठीक है जी। तो इसके लिए जो है वो इंग्लिश और उसके साथ कोई एक सब्जेक्ट लेके आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बकायदा जो है वो टाइम देना होगा। डेली 8 to 10 आवर्स मिनिमम ये आपकी जो है वो स्टडी होनी चाहिए। और अगर आप 10 आवर्स पढ़ते हैं तो उसमें 4 आवर्स जो है वो आपकी इंग्लिश के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इज द क्राइटेरिया जो डिटरमिन करता है कि आपका CSS जो है वो पास होगा या फेल होगा। अब दूसरी चीज जिसमें आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बकायदा तौर पर मल्टीपल बुक्स जो है उनको स्टडी करते हैं। पर ये एक फेमस कोटेशन है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए या एक पेपर के लिए कोई 3 या 4 या 5 या 6 सब बुक्स जो है वो कंसल्ट करें, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। ये कहते हैं कि 1 बुक फॉर 4 टाइम्स, एक बुक पकड़ें और उसको 4 मरतबा पढ़ें, ताकि उसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी ग्रिप में है, उसको आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट बट शुड बी रेड फॉर 4 to 5 टाइम्स। वो बेहतर है कि अगर आप 4 या 5 बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए एक ही दफा पढ़ते हैं वो आपको इतना बेनिफिट नहीं करेगी। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि आप रिकमेंडेड बुक्स की तरफ चलें। रिकमेंडेड बुक्स आपको इजीली अवेलेबल होती हैं सॉफ्ट कॉपी में, फ्री डाउनलोड करें, लेकिन साथ ही साथ आपके पास CSS का सिलेबस होना चाहिए। वो सिलेबस आपको बताता है कि कौन सी बुक में से आपने क्या प्रिपेयर करना है। सो जो आपका रेलेवेंट मटेरियल है वो उस बुक में से प्रिंट करवा लें, कॉपी करवा लें और उसको प्रिपेयर करना शुरू करें। सिर्फ रेलेवेंट, इधर से सिलेबस आपके पास पड़ा हो, इधर बुक आपके पास पड़ी हो, सिलेबस में देखें, बुक्स का कंटेंट देखें, कंटेंट्स देखें, उनमें से जो आपको हेल्पफुल है वो उसमें से आप कॉपी करें और अपने पास उसे रख लें और उसे प्रिपेयर करना शुरू करें। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस CSS की प्रिपरेशन के हवाले से वो है कि आपको लिखना है। यू हैव टू राइट ऑन डेली बेसिस। अगर आप डेली बेसिस पर लिखते हैं तो इट सिंपली मीन्स कि आपके बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। आपको नॉलेज भी मिलेगा, आपको उसमें जो है वो प्रैक्टिस भी होगी, आपको चीजें याद भी होंगी। इस हवाले से डेली बेसिस पे लिखना आपके लिए कंपल्सरी है। अगर आप लिखते नहीं हैं और सिर्फ पढ़ते रहते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। आपको इस तरह से बिल्कुल इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है स्ट्रेटजीज में कि CSS की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो हमारे पास है CSS के लिए आपका प्रॉपर टाइम देना। CSS जो है मैंने जैसे पहले कहा कि इट इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इसको आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है।
चाहे आप उसे 6 महीने दें, चाहे आप 8 महीने दें, चाहे 10 महीने दें, लेकिन आप उसे प्रिपरेशन के लिए दें, टाइम दें, सेक्रीफाइस करें, ये आपको जो है वो एट द एंड रिवॉर्ड जरूर करेगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स में लगे रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं। हाँ, वो लोग जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक अटेम्प्ट हो गई है, नए सिलेबस के मुताबिक उन्होंने प्रिपरेशन की है, वो अभी भी अपना जो है वो CSS के जो 19 में होना है उसको बाकायदा तौर पर जो है वो हम ये कहते हैं कि प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको प्रॉपर टाइम दें, टाइम देंगे CSS इज गोइंग टू रिवॉल्व। अवैस जमशेद साहब ने कहा है कि जी क्या ये पॉसिबल है कि 4 महीने में CSS के सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया जा सके? यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जो बुक्स हैं वो सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज में है। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग और ग्रिप ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग ये कहते हैं कि आप एक बुक को या एक क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो उसको प्रिपेयर करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। सो अगर आप जो है वो 1 से 1.5 घंटा लगा के एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, 100 मार्क्स के पेपर के लिए 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, सो इट विल टेक मैक्सिमम 7 to 10 days आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स इन 4 months, बट इफ यू हैव गुड इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू हैव राइटिंग स्किल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है स्ट्रेटजी, मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया को हम लोग भी फॉलो करते हैं। इस क्लब में भी जो है वो बहुत सारी पोस्ट, चूंकि मैं मॉडरेटर भी हूँ तो अप्रूव भी करता रहता हूँ, ज्यादातर जो पोस्ट आती हैं वो आती हैं कि जी डियर मेंबर्स, इफ यू हैव नोट्स ऑफ ब्ला 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 सब्जेक्ट काइंडली इनबॉक्स। ये जो नोट्स वाला कंसेप्ट है आपको इससे बाहर निकलना, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि CSS जो है ये कोई ऐसा हमारा एग्जाम नहीं है कि जिसमें शॉर्टकट्स, पर्टिकुलरली द पीपल फ्रॉम पंजाब एंड KPK, उनके लिए इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी एग्रीगेट बना के, मेरिट बना के आपको एलोकेशन जो है वो करवाना पड़ती है। सो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ये जो नोट्स के चक्कर में है कि फलां सब्जेक्ट के हमें नोट्स मिल जाएं, फलां सब्जेक्ट्स के मिल जाएं, आप इसके पीछे जो है वो भागना छोड़ दें। सो डू नॉट run after different notes prepared by different CSS mentors or even some aspirants। आपको नोट्स नहीं चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, और उन बुक्स पे आपकी जो है वो बाकायदा तौर पर ग्रिप होनी चाहिए। आप उनको पढ़ें, टाइम दें, और फिर आप उसमें देखें कि जितना मुश्किल सब्जेक्ट हो या जितना मुश्किल पेपर हो आप उसको बहुत ईजिली मैनेज कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अगर मैं इसको समराइज करूं तो उसके लिए सिंपली कि आपने अपने सिलेबस को थारोली पढ़ना है और उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज पे कंटिन्यूसली जो है वो फोकस करना है। दूसरी चीज, एक बुक लेनी है एक सब्जेक्ट की और उसे 3 से 4 बार पढ़ना है। तो इस वजह से आप जो है वो उस ग्रिप पर, उस बुक पर तो आपकी ग्रिप हो जाए जितना उसमें नॉलेज है। तीसरी जो चीज मैंने आपसे कही है वो है रिकमेंडेड बुक्स। जो भी आपके सिलेबस से हवाले से रिकमेंडेड बुक्स हैं आप उनको फॉलो करें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी की सारी बुक आपने A से लेकर Z तक पढ़नी है। आप अपना सिलेबस देखें, सिलेबस में जो रेलेवेंट टॉपिक है, जो रेलेवेंट मटेरियल है वो आप वहां से लें, बाकी बुक आपकी किसी काम की नहीं है। सो रिकमेंडेड बुक्स में से रेलेवेंट मटेरियल जो है वो कलेक्ट करें, और रेलेवेंट मटेरियल कलेक्ट करने के बाद जो है उसे आप प्रिपेयर करें। और फिर नेक्स्ट जो मैंने आपको रिकमेंड किया है वो है राइट ऑन डेली बेसिस, कुछ ना कुछ आपने लाजमन लिखना है। और फिर उसके बाद CSS को आपने प्रॉपर टाइम देना है और किसी के नोट्स के पीछे नहीं जाना। ये इंतहाई खतरनाक आपका फॉर्मूला है कि जी फलां चीज के नोट्स दे दें, फलां चीज के नोट्स दे दें, क्योंकि जिस बंदे ने नोट्स बनाए हैं वो ही जानता है कि उसने उसे किस कंटेक्स्ट में लिखा है, कौन सा पॉइंट उसने बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा मेंशन किया है, क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड नॉलेज जानता होता है। आप लोगों के पास इसका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, लिहाजा नोट्स भी कंसल्ट करने के लिए आपको बाकायदा तौर पर जो है वो साथ बुक लाजमन कंसल्ट करना पड़ती है। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं CSS को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो फोकस ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे वो ऐसे के हवाले से हो चाहे कॉम्पोजिशन के हवाले से हो, इन दोनों को आपको इक्वल टाइम देना है। ये 2 सब्जेक्ट्स एक साइड पे हैं और बाकी जितने भी आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक साइड पे हैं।
नेक्स्ट अब मैं आता हूँ थर्ड पार्ट की तरफ जो हमारे टॉप का है, और वो है कि अभी जो CSS 2019 का एग्जाम आ रहा है, इसके लिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इसके लिए आपकी जो प्लानिंग है उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर अभी से 9 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आगे चलें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 126 डेज है, अगर काउंट किया जाए, क्योंकि 14 फेब से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। 124 दिन अभी भी हमारे पास, या 25 दिन अभी भी मौजूद है। हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं। इन 12 में से इंग्लिश को आप साइड पे कर दें, बाकी रह गए हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स, 124 दिन, मतलब 10 सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमारे पास 12 दिन बनते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, एनफ टाइम। इंग्लिश को साइड पे करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश आज से ही आपकी प्रिपरेशन का बकायदा हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, अभी से, आज से ही अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश को आप प्रॉपर टाइम देंगे, इंग्लिश एसेस भी आप लिखेंगे, इंग्लिश पैसिव और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन उसके साथ जो बाकी 60 मार्क्स का पोर्शन है उसको भी आप आज से ही याद करना शुरू कर देंगे। सो 124 डेज जो है उसमें से हाफ द टाइम इज फॉर इंग्लिश। बाकी आपके पास अगर हम कहें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो है वो 62 डेज बच जाते हैं। 62 डेज, 10 सब्जेक्ट्स, 10 डेज, 6 डेज पर सब्जेक्ट। अगर 6 डेज आप एक सब्जेक्ट को देते हैं, इसका मतलब है अगर आपकी इतनी पावर है, रीडिंग पावर है, कि आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने में 2 घंटे लगाते हैं, 2 घंटे। आपके एक सब्जेक्ट के जो 100 मार्क्स का है उसमें हमारे लिए जो है वो बकायदा तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जी जो एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 घंटे चाहिए, अगर आपके दिन में 24 घंटे हैं, आप उसमें से 10 घंटे पढ़ते हैं, इट मीन्स कि आप 5 क्वेश्चंस एक दिन में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप 5 क्वेश्चंस एक दिन में तैयार करते हैं तो 6 दिन के हिसाब से 30 क्वेश्चन, फिर भी आपका जो है वो सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेहतर चीज़ है कि आप इसको प्लानिंग के साथ लेकर चलें, और प्लानिंग जो है उसको देखते हुए आप अपना जितना भी आपका, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एग्जाम की प्रिपरेशन है, एनफ टाइम है, घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश को आप काम करें और फिर उसको साथ लेकर रिटन प्रैक्टिस में लेकर आए। नेक्स्ट जो मैंने आपसे कहा कि इन 4 महीनों में आपने क्या करना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग बना करनी होगी। प्लानिंग क्या करनी होगी, सपोज आप एक सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करते हैं इंडो पाक हिस्ट्री, आप में क्या देखना है कि आप उसके प्रीवियस पेपर्स देखें। प्रीवियस पेपर्स से आप एनालाइज करेंगे कि आपके कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए। सो उनको आप रेड लाइन लगा लेंगे कि ये क्वेश्चंस किसी भी तौर पर मिस नहीं किए जा सकते। फिर दूसरा, वो क्वेश्चंस आ जाएंगे जो हर तीसरे या चौथे साल एक दफा पूछा जाता है, उस पर आप येलो सर्कल कर देंगे कि हम लोग इनको भी देखेंगे, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। और वो टॉपिक्स जो पेपर में नहीं पूछे जाते उनको आप ग्रीन सर्कल कर दें कि ये जैसे सिग्नल की ग्रीन लाइट है, आओ स्पीड से उसमें से गुजर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है उस पर मगजमारी करने की, तैयार करने की। इस सिंपली मीन्स कि जो है वो आपने अपने क्वेश्चंस बाकायदा तौर पर प्रिपेयर करने हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं उन पे आपका फोकस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है, हम लोग इसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते। 12 पेपर्स इंग्लिश ऐसे के अलावा बाकी जो 11 आपके पेपर्स हैं, उन 11 पेपर्स में आपका 20 नंबर का एमसीक्यूज है। 20 नंबर का एमसीक्यूज का मतलब है 220 नंबर तो आपके सीधे यहाँ पर मौजूद है। सो आप उसको भी टाइम दें, रोजाना की बेसिस पे 1 घंटा या 1.5 घंटा हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज प्रिपेयर करने में लगाएं। ऐसा आप करेंगे तो 220 में से अगर आप 150 नंबर भी ले जाते हैं तो यू आर गोइंग टू क्रॉस 700 मार्क्स, आपको कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से आप एमसीक्यूज की भी जो है वो प्रॉपर टाइमिंग जो है वो उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करें, टाइम दें उसको। और नेक्स्ट जो इसमें प्रिपरेशन के हवाले से लास्ट चीज है, और मैं तीनों पार्ट्स में मैंने उसका जिक्र किया है, वो है आपकी रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस पे इस वजह से जोर दे रहा हूँ कि आपने एग्जाम में जाके लिखना है। आपके 3 साल हो, 4 साल हो, 2 साल हो, 6 महीने हो, 3 महीने, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है,
ये सारी की सारी डिपेंड करती है प्रिपरेशन आपकी किस चीज पर, सिर्फ इस चीज पर कि आप उस 3 घंटे में वहां एग्जाम में जाकर क्या करते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उस हवाले से आप अपनी हैबिट बना लें कि आपको डेली बेसिस पर जो है वो कुछ ना कुछ लिखना है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि आपका ज्यादा जो फोकस है वो आपका लिखने पर होना चाहिए। आप 3 महीने प्रिपरेशन करते हैं या 3 साल प्रिपरेशन करते हैं, मैटर क्या करेगा? मैटर करेगा कि आपने एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में आपने जाकर क्या किया। वहां 3 घंटे आपके पास होंगे, आप क्वेश्चंस को कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं और फिर अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए उसका आंसर आप पेपर पर कैसे लिखते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। आप लिखें, जितना ज्यादा लिख सकते हैं। आप उसके लिए असेसमेंट्स करवा सकते हैं, आप किसी दोस्त के साथ रब्ता कर सकते हैं, हम जैसे लोगों से आप पूछ सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं क्या हमारे ये टू द पॉइंट हैं या नहीं है। इस हवाले से बेहतर ये है कि आप जितना ज्यादा हो सके आप लोग लिखें। अब मुख्तलिफ जो बीच में क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस के हवाले से मैं ये जवाब देता चलूं। आपका इंग्लिश लैंग्वेज उसको इम्प्रूव करने के लिए, आपको राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक ही तरीका है। कोई आपको ये बात ना तो आपके दिमाग में डाल सकता है और ना ही ये बात आप कहीं से भी पढ़ के सीख सकते हैं। ओनली वन एंड ओनली थिंग इज राइट, राइट एंड राइट। लिखें, जितना लिख सकते हैं लिखें। आज आपकी 10 मिस्टेक्स होंगी, 10 दिन बाद वो 8 मिस्टेक्स होंगी, 20 दिन बाद वो 6 मिस्टेक्स होंगी। आपका एक्सप्रेशन इंप्रूव होता जाएगा, आपके राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होते जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनको आप लोग फॉलो करें और ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होगा व्हेन यू राइट, राइट एंड राइट। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था ना कि वर्क, वर्क एंड वर्क। काम करो, बस काम करो और काम करो। ऐसे ही सीएसएस के लिए भी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है लिखो, लिखो और लिखो। इस हवाले से अगर आप जो है वो किसी भी किस्म का सब्जेक्ट्स के हवाले से हो और आपकी जो है वो प्लानिंग के हवाले से हो, स्ट्रेटजी के हवाले से हो, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। ठीक है, आप इसमें मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन के या प्लानिंग जो स्ट्रेटजी के हम कुछ चार्ज नहीं करते, लेकिन उसमें जो है वो थोड़ा सा आपको ख्याल करना होगा टाइमिंग्स का कि आप उस वक्त मुझे कॉल करें। मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है, इसकी जो हमने टॉक दी है, इसकी जो हेडिंग है उस पे जो टाइटल है उसमें मेरा नंबर है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। आई एम एट योर सर्विस एंड वेरी थैंक्स टू मियाँ शफीक साहब जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और वो आप लोगों के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा ही सीरियस हैं, जो कि हमें बार बार जो है वो इस बात पे कहते रहते हैं कि स्टूडेंट्स का या एस्पिरेंट्स के लिए आप लोग कुछ काम करते रहें। तो इस हवाले से आप 3 चीज़ें, पहला ऑप्शनल्स की सिलेक्शन, बहुत केयरफुल रहना है। किसी भी दोस्त, अहबाब या आपके भाई या बहन या जिसने भी कोई रखा है उसके पीछे आपने नहीं जाना। सीएसएस में ट्रेंड्स होते हैं, उनको लाजमन फॉलो करना है। वो सब्जेक्ट्स जो टारगेट किए गए हों कोशिश करें कि अगली अटेम्प्ट में उनको अवॉइड करें। इसी हवाले से कुछ नए सब्जेक्ट्स 2016 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जिनमें आपका जेंडर स्टडीज था, क्रिमिनोलॉजी था, एनवायरमेंटल साइंसेज था, एंथ्रोपोलॉजी था, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी था। ये वो सब्जेक्ट्स जो पहले 2015 तक जो है वो सीएसएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं रहे थे। तो नॉर्मल एक जनरल ओपिनियन ये पाया जाता है कि एक जो भी हमारे पास एग्जामिनर